नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस पैराडॉक्स और आज हम लोग अंतरा भाग 2 की पहली कविता की समरी को समझेंगे शॉर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद और इसमें 2 कविताएं दी गई हैं। पहली कविता का नाम है देवसेना का गीत। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, यानी गुजर चुके थे। वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी और उन्हें प्रेम प्रस्ताव यानी प्रपोजल भी भेजा था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। उसके बाद देवसेना वृद्ध पर्णदत्त के आश्रम में भीख मांगकर रहती थी। देवसेना कहती है कि इस दुख के क्षणों यानी समय से अब वो विदाई लेती है। मेरा पूरा जीवन कष्टों से घिरा रहा, मेरा पूरा परिवार वीर गति को प्राप्त हुआ। स्कंदगुप्त जिसको उसने चाहा था, उसने उसे ठुकरा दिया था। यौवन काल यानी जवानी में उसने ये भ्रमवश यानी बिना सोचे समझे ही सारे काम किए थे, जिस कारण अब उसने अपनी सारी अभिलाषाओं की पूंजी यानी अपनी सारी इच्छाओं को गंवा दिया था। वह अपनी अभिलाषाओं को बचाकर नहीं रख पाई थी, जिस कारण उसे अपनी पुरानी की गई गलतियों पर पछतावा हो रहा था। इसके बाद वह रोने लगती है। जीवन के आखिरी क्षणों यानी समय में अब उसे अपनी पुरानी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। अपना गुजारा करने के लिए जो काम किया करती थी, उससे उसे पसीना आता था और वो पसीना हमेशा ऐसे गिरता था जैसे आंसू की बूंदें गिर रही हों। वह काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। देवसेना कहती है कि मेरे इस जीवन के सफ़र में खामोशी हमेशा अंगड़ाई लेती रही, यानी वह सुख की इच्छा करती रही, लेकिन अंत में उसे सिर्फ आंसू ही मिले। उसका पूरा जीवन संघर्ष करते हुए बीता और जब स्कंदगुप्त ने उसे प्रेम प्रस्ताव भेजा, उसे अच्छा नहीं लगा। जीवन के अंतिम क्षणों में जब स्कंदगुप्त ने उसे प्रेम प्रस्ताव भेजा तो वो ऐसा था जैसे कि कोई सफ़र करता हुआ थक कर पेड़ की छाया में बैठता है, लेकिन उसे एक अच्छी धुन सुनाई देती है। अब उसका जीवन इतना आलस भरा हो चुका है कि वो कहीं नहीं जा सकता। यानी कि देवसेना का जीवन भी अब इतना आलस भरा हो चुका है कि इस दुख से भी उसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि देवसेना पूरी उम्र सुख की इच्छा करती रही और यही अच्छे सपने देखती रही, पर जब ये सपना पूरा ना हो सका तो निराश होकर अब वह सुख की इच्छा से भी विदाई चाहती है। यौवन काल यानी जवानी में सब उसे चाह भरी नज़रों से देखते थे, यानी सब उसे पाना चाहते थे, लेकिन स्कंदगुप्त से प्रेम करने के कारण वह हमेशा उन लोगों से बचती रही। लेकिन इस पागल इच्छा के कारण अब वह अपने जीवन की पूंजी यानी कि अपनी अभिलाषाओं को बचा नहीं पाई, यानी उसे अपने प्यार के बदले प्यार और सुख नहीं मिला। प्रलय यानी बहुत बड़ा खतरा अब उसके जीवन रूपी रथ यानी उसके जीवन में आ चुका था। यह प्रलय उसे खतरनाक रास्ते की ओर लेकर जा रहा था और पता नहीं कब उसका रथ डूब जाता, यानी कि पता नहीं कहाँ पहुंचकर उसका जीवन खत्म हो जाता। वह जानती है कि उसका आखिरी समय पास आ चुका है और अब उसकी हार भी पक्की है, मगर फिर भी अपने कमज़ोर शरीर और पैरों के बल पर वो उस दुख से प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन कर रही है, यानी वो अभी भी अपने दुख से लड़ रही है। देवसेना काफ़ी दुखी है। वह विश्व से कहती है कि वह अपनी धरोहर यानी अपना प्रेम वापस ले ले। वह इसे नहीं संभाल सकती। अपनी जीवन की लाज यानी इज्जत को भी गवा के उसे कुछ नहीं मिला। यानी देवसेना अपने जीवन से निराश हो चुकी है, लेकिन वह अब भी हार मानने को तैयार है ही नहीं। वह प्रेम को अपने पास संभाल कर रखने में खुद को असमर्थ यानी काबिल नहीं पाती है। स्कंदगुप्त से प्रेम के कारण उसे लज्जित यानी बेइज्जत भी होना पड़ा और अब यह संभव नहीं है कि वह स्कंदगुप्त के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। यानी उसके जीवन के अंत में आए स्कंदगुप्त के प्रेम प्रस्ताव को अब वो ठुकराती है। दूसरी कविता का नाम है कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया का परिवार उस सेना के साथ था जो अलेक्जेंडर के साथ भारत में आए थे। कार्नेलिया अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी थी और अब वह भारत में ही रह रही थी। यहाँ कार्नेलिया भारत की विशेषताओं को बता रही है। कार्नेलिया कहती है कि हमारा देश लालिमा यानी खुशियों से भरा हुआ है। जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो यह लालिमा यानी खुशियों से भर जाता है। यहाँ तो भूले भटके आए हुए पंछियों को भी सहारा मिल जाता है, यानी जो दूर से आकर यहाँ भटक चुके हैं उनको भी हमारा देश खुशी खुशी सहारा देता है। हमारा देश एक विशाल हृदय वाला देश है जो कि हर किसी को सहारा देता है। आगे कार्नेलिया भारत की प्रकृति यानी नेचर के बारे में बताती है। ये बताती है कि सूर्योदय के समय यानी सूरज उगते समय यहाँ पर सरोवरों यानी पॉन्ड्स में इतने सुंदर कमल खिलते हैं। वह बताती है कि पहाड़ों के वृक्षों पे जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तब उनकी झलक या रिफ्लेक्शन इन सरोवरों पर पड़ती है, तो हरे से रंग पर लाल परछाई पड़ती है। तब ऐसा लगता है जैसे किसी ने जीवन की हरियाली पर रोली बिखेर दी हो।
रोली उस धागे को कहा जाता है जो कि मंदिरों में या पूजा के बाद हाथ पर बांधा जाता है। सुबह सुबह पक्षी अपने इंद्रधनुष यानी रेनबो जैसे पंखों को फैलाए हुए उड़ते हैं। वह इस शीतल और खुशबूदार हवा में उड़ते हैं। वह पूर्व दिशा की ओर मुंह कर उड़ते हैं यानी ईस्ट डायरेक्शन की ओर उड़ते हैं। यानी वह उसी दिशा को अपना घर यानी घोंसला समझ रहे हैं, यानी भारत ही उनका घर है। कार्नेले कहती है कि भारतवासियों की आंखें सतत दया की भावना से भरी रहती हैं। उनकी आंखों में हमेशा दूसरों के लिए दया का भाव बना रहता है। बहुत दूर से आई हुई समुद्र की लहरें भी यहाँ आकर शांत हो जाती हैं। यानी दूर से आए हुए लोग भी यहाँ भारत में आकर शांति पाते हैं। नेचर की सुंदरता को बताते हुए कार्नेले कहती है कि जब तारे रात भर मस्ती करते रहते हैं तो सुबह सुबह वह नींद में होते हैं। तब उषा रूपी नायिका सूरज रूपी घड़े को सभी प्राणियों पर डाल देती है। यानी सुबह सुबह शांत सूरज की किरणें लोगों पर पड़ती है और उन्हें सुख प्राप्त होता है। संसार के सभी प्राणी सुखी हो जाते हैं और उनमें उत्साह यानी एक्साइटमेंट आ जाता है।